subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबने हमारी पहली वीडियो को देखा है उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार हम आपको इसी प्रकार की वीडियो देते रहें। देखिए साहब, पहली वाली वीडियो में आपको कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे एक स्पीड को रिगार्डिंग समस्या थी, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मेरी स्पीड कम से कम रहे। दूसरा, कुछ डाउट्स बच्चों को आए हैं, जैसे एक डाउट्स ये था कि भाई पहला जो अलिखित संविधान था वो ब्रिटेन में लागू हुआ था या कहाँ पे लागू हुआ था। देखिए साहब, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अलिखित संविधान है, ये अलिखित जो संविधान है ये सबसे पहले सन 1215 में लागू किया गया था। उस समय पर ब्रिटेन नाम का ये जो संघ था, ये ब्रिटेन नाम का संघ नहीं बना हुआ था। 1215 में ये सबसे पहले साहब आपका इंग्लैंड में लागू हुआ था, और इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था जॉन किंग। जॉन किंग ने कुछ अधिकार प्रदान किए थे मजदूरों को, वही आगे चल करके संविधान का एक रूप धारण करते हैं। अब आपको एक बात पता है साहब, जैसे एक एग्जाम्पल हम भारत का ले लेते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि कल के दिन को अगर हम पाकिस्तान पर कब्जा करें या किसी अन्य भूभाग पर कब्जा करते हैं तो हमारा संविधान उस वाले क्षेत्र में भी लागू होगा। ऐसे ही जब इंग्लैंड ने आगे चल करके ब्रिटेन नाम का संघ बनाया तो इंग्लैंड का संविधान ये ब्रिटेन में भी लागू हुआ। इसीलिए माना जाता है कि पहला जो अलिखित संविधान है वो कहाँ का है साहब, आपका ब्रिटेन का है। तो इस डाउट को आप क्लियर कर लें, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भाई कहाँ का पहला संविधान रहा, तो अगर ऑप्शन इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों आते हैं तो आप इंग्लैंड को क्लिक कर देना, और इंग्लैंड ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्लिक किस पर करना है साहब, आपका ब्रिटेन पर क्लिक करना है। तो एक तो डाउट आपका ये रहा था। दूसरा, एक के लिए मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी भी बोलूंगा, आपको एक सन बताने में गड़बड़ हो गई थी। मैंने आपको बताया था फैजपुर अधिवेशन। ये तो साहब फैजपुर अधिवेशन था, ये 1936 में नहीं हुआ था साहब, 1937 में हुआ था। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपसे। आपको थोड़ा सा और ज्यादा जाकर के बता देता हूं। 1936 में अधिवेशन जो हुआ था वो साहब आपका लखनऊ में हुआ था। 1937 में फैजपुर में हो गया। 1938 में जो अधिवेशन था ये साहब आपका हरिपुरा में हुआ था। बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन भी था। सुभाष चंद्र बोस इसमें निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और इसके बाद अगला जो अधिवेशन था वो आपका त्रिपुरी में हुआ था। ये त्रिपुरी अधिवेशन बहुत बड़ा एक विवाद भी है। इस विवाद पर आधुनिक भारत में हम चर्चा करेंगे। इसी विवाद के कारण से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस भी छोड़नी पड़ी थी। तो ये कुछ मेरी पिछली क्लास के डाउट थे। मैं समझता हूं कि ये सब आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमारा केसीजी का नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाता है, आप वहां पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज की क्लास को हम स्टार्ट। लास्ट क्लास में संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ था, कितने सदस्य चुने गए थे, इन सब पर हमने चर्चा कर ली थी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रांत से कुछ सदस्य चुने गए थे जिनकी संख्या 292 थी। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से निश्चित किए गए थे। अब आगे की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुने गए थे इसकी जानकारी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। किस राज्य से कितने सदस्य थे इसकी चर्चा आगे कर लेंगे। अब देखिए साहब, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा का गठन होने के बाद आगे हमारे देश में क्या क्या गतिविधियां चलनी प्रारंभ हुई। देखिए साहब, सबसे पहली गतिविधि ये प्रारंभ होती है कि मुस्लिम लीग पार्टी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर देती है। अब ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा घोषित किया गया था। इसकी घोषणा की गई थी साहब 16 अगस्त 1946 में। असल में ये था क्या, संविधान सभा में पहले तो मुस्लिम लीग शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, मगर बाद में जब उसको समझाया गया, उसके नेताओं को समझाया गया, तो मुस्लिम लीग अपने सदस्यों को चुनाव में खड़ा करती है और बहुत कम मात्रा में सिमट करके रह जाती है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दिखाई दिया। होता क्या है कि मुस्लिम लीग के सभी नेता घोषणा करते हैं कि अब हम अलग से अपने देश के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करेंगे। इसी मांग को पहली बार उठाया गया था 16 अगस्त 1946 में। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इस घटना ने हमारे देश के इतिहास पर बहुत बड़ा एक प्रभाव डाला। प्रभाव क्या डालता है कि इस दिन के कारण से बड़े पैमाने पर हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। सांप्रदायिक दंगे शब्द को आप लोग सभी समझते हैं। अब ये सांप्रदायिक दंगे क्या थे कि बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्या करने लगे। लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई आज हमारा घर पाकिस्तान में है या भारत में, तो इन्हीं दंगों को सांप्रदायिक दंगे कहा गया। इन सांप्रदायिक दंगों के 2 प्रमुख केंद्र थे।
एक केंद्र था साहब पंजाब और दूसरा जो केंद्र था इसका बंगाल था। ये दो प्रमुख केंद्र थे। इन दोनों केंद्रों में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। तो संविधान सभा का गठन होने के बाद पहली घटना क्या घटी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो गया, जिस कारण से सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या घटित होती है कि संविधान सभा के आधार पर एक सरकार का गठन किया गया था, जिस सरकार को नाम दिया गया अंतरिम सरकार। इस अंतरिम सरकार का जो गठन है वो गठन 2 सितंबर सन 1946 में किया गया था। संविधान सभा के आधार पर यह सरकार बनाई गई थी। असल में जो वायसराय की परिषद हुआ करती थी, उस वायसराय की परिषद का स्थान इस संविधान सभा ने लिया था। इस संविधान सभा की अंतरिम सरकार ने लिया था। 2 सितंबर 1946 को यह सरकार बनाई गई। प्रारंभ में इसमें 12 सदस्य थे, बाद में बढ़ा करके 14 भी कर दिए गए थे। होता क्या है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग साफ तौर पर मना कर देती है कि वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को इस अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनाएगी। मगर बाद में लॉर्ड बेबल अन्य नेताओं ने, अन्य अधिकारियों ने जब मुस्लिम लीग को समझाया, तो समझाने के बाद में इस अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर सन 1946 में मुस्लिम लीग ने अपने 5 सदस्यों को शामिल कर दिया। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल होते हैं और इस सरकार में इन 5 सदस्यों को 5 अलग अलग पद भी दिए गए थे। इस अंतरिम सरकार की एक और विशेषता जरा समझेंगे। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष थे साहब, अध्यक्ष तो बनाए गए थे लॉर्ड बेबल को, और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो उपाध्यक्ष बनाया गया था साहब आपका पीटी नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यही आगे चल करके हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। अब अंतरिम सरकार में कुल मिलाकर के अगर सदस्यों की संख्या देखी जाए तो साहब आपके 14 सदस्य थे। 14 सदस्य कौन कौन थे, इनके नाम मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। आगे जब आप देखोगे तो वीडियो के लिंक में इनका नाम आ जाएगा, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक शब्द यहां पर आया साहब, अंतरिम सरकार क्या होती है। अंतरिम सरकार को समझना थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर इसको समझ लेते हैं। असल में था क्या कि वह सरकार जो जनता के द्वारा ना चुनी जाए, या कोई देश आजाद होने वाला हो तब चुनी जाए, या कोई नया राज्य बनने वाला हो तब चुनी जाए, तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाएगा, अंतरिम सरकार। ये कुछ समय के लिए काम करती है, कुछ समय के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो हमारे देश में पहली जो अंतरिम सरकार बनी वो संविधान सभा के आधार पर बनी थी। अब तीसरा जो कार्य क्या हुआ, तीसरा कार्य यह हुआ कि संविधान सभा की बैठकों का दौर भी प्रारंभ हो गया। संविधान सभा की बैठकें साहब आपकी प्रारंभ हो गई। अब संविधान सभा की कुल मिलाकर के 11 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली अगर बैठक की बात की जाए तो साहब पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। ये पहली बैठक थी। और अगर अंतिम बैठक या 11वीं बैठक की बात करेंगे तो 24 जनवरी सन 1950 में अंतिम बैठक आयोजित की गई। ये साहब आपकी लास्ट बैठक थी या 11वीं बैठक थी। देखो साहब बहुत सारी किताबों में इसको कह देते हैं कि 12 बैठक भी थी, मगर 12 नहीं, आपको ध्यान रखना है कि 11 बैठकें आयोजित की गई थी। अब 3 घटनाएं साथ साथ चल रही हैं। संविधान सभा का चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा की बैठकें प्रारंभ हो गई। अब इन तीनों घटनाओं को हमें एक एक करके जरा समझना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या होता है, आगे जब भारत में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, इन सांप्रदायिक दंगों का जो केंद्र था वो केंद्र मैं आपको बता चुका हूं। एक केंद्र था साहब आपका पंजाब और दूसरा जो केंद्र था वो केंद्र था साहब आपका बंगाल। अब ये दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशानी में थी, वो चाह रही थी कि इन दंगों को जल्द से जल्द रोका जाए। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बना करके भेजा। 21 फरवरी सन 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। ये माउंटबेटन शाही परिवार से जुड़े हुए थे और मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके मित्र भी थे। इसलिए इनको प्रभाव के तौर पर कि इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इसलिए इनको भारत का नया वायसराय बना करके भेजा गया था। अब नया वायसराय बनने के बाद ये जब भी भारत में आते हैं, मार्च में भारत में आए। अब मार्च में आने के बाद इन्होंने भारत की स्थिति को समझने की कोशिश की। इन्होंने कोशिश को समझने के लिए सबसे पहला प्रयास ये किया कि इन सांप्रदायिक दंगों को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। तो जैसे कि पहले आपको पता है कि 2 केंद्र थे, एक पंजाब और बंगाल।
तो बंगाल में जो दंगे हो रहे थे, इन दंगों को रोकने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी को इस बंगाल की जिम्मेदारी दी कि महात्मा गांधी आप प्रयास करिए और बंगाल में हो रहे दंगों को रोकिए। तो महात्मा गांधी इन दंगों को रोकने के लिए बंगाल में एक स्थान था, स्थान का नाम था नोआखली। ये स्थान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस नोआखली नामक स्थान पर जाते हैं और वहां पर जाकर के वहां के लोकल नेताओं से बात करके इन दंगों को कहीं ना कहीं समाप्त करवा देते हैं। जबकि पंजाब में माउंटबेटन ने सेना का सहारा लिया, अपनी सेना की नियुक्ति यहां पर की और सेना को जिम्मेदारी दी कि ताकि पंजाब के दंगों को रोका जाए। मगर प्रभाव क्या होता है कि जो काम पूरी सेना नहीं कर सकी, वो काम अकेला महात्मा गांधी ने यहां पर कर दिया। इसीलिए माउंटबेटन ने इन घटनाओं से प्रभावित होकर के माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा प्रदान कर दी। इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा प्रदान की। कहा कि जो काम मेरी पूरी सेना नहीं कर सकी, वो काम अकेले महात्मा गांधी ने कर दिया। तो इसलिए माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी और बंगाल में कहीं ना कहीं ये दंगे रुक गए। मगर पंजाब में फिर भी दंगे नहीं रुक रहे थे, छुटपुट घटना चल रही थी, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा था। लोग पंजाब को छोड़ करके पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जा रहे थे और पंजाब को छोड़ करके भारत वाले क्षेत्र में आ रहे थे। बड़े पैमाने पर इस पंजाब में लोगों का आदान प्रदान हो रहा था। माउंटबेटन थोड़ा घबराते हैं और माउंटबेटन अंत में निराश होकर के एक योजना प्रस्तुत कर देते हैं, जिस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 3 जून सन 1947 में माउंटबेटन के द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया गया। इस योजना की मुख्य बातें क्या थी? पहली मुख्य बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों का निर्माण किया जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसने ये कहा कि भारत का विभाजन किया जाएगा। अब ये जो भारत का विभाजन होगा, ये विभाजन किस आधार पर होगा? ये कहा गया कि ये जो हमारे 2 प्रांत हैं, एक प्रांत है साहब आपका बंगाल और दूसरा प्रांत है साहब आपका पंजाब। इन दोनों प्रांतों का तो हम करेंगे साहब आपका विभाजन, इनको अलग अलग 2 भागों में बांट देंगे। दूसरी बात ये कही गई कि जो भारत का उत्तर पूर्वी प्रांत है और असम का जो सिलहट वाला क्षेत्र है, इस सिलहट वाले क्षेत्र में इन दोनों क्षेत्रों के अंदर करवाया जाएगा जनमत संग्रह कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, कि भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है। इस बात को आप गांठ बांध लें, याद कर लें कि पूरे भारत का विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन तो वास्तव में हुआ था, वो बंगाल और पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ था। उत्तर पूर्वी प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह की बात की गई थी कि जो भी यहाँ की जनता बोलेगी उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का दूसरा नाम साहब चुनाव है। जनता की जो इच्छा होगी उसको जनमत, जन से जन और मत, जनता का मत। अब जनता का मत आज की तारीख में क्या कहलाता है? आपका चुनाव कहलाता है। तो इस प्रकार से इस माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अगली बात क्या आती है? माउंटबेटन योजना में अगली बात यह कही गई कि साहब ये जो भारत और पाकिस्तान का निर्माण तो होगा ही, साथ के साथ जितनी भी देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों को भी आजाद किया जाएगा। इन देसी रियासतों के सामने 3 ऑप्शन होंगे साहब। वो क्या क्या ऑप्शन होंगे? वो ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो ये होगा कि अगर ये चाहते हैं तो भारत में शामिल हो सकती हैं। अगर यहाँ के राजा महाराजा चाहते हैं कि पाकिस्तान में शामिल होना है तो पाकिस्तान में हो सकते हैं। और अगर यहाँ के राजा महाराजा ये चाहते हैं कि हमें एक स्वतंत्र देश बनना है तो इनके पास ये अधिकार भी होगा कि ये स्वतंत्र देश भी बन सकते हैं। अब साहब ये सौंप दिया गया इन राजा महाराजाओं की, साहब आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है। माउंटबेटन योजना में एक और बात यह भी कही गई कि जो पाकिस्तान देश बनेगा इसके लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। एक अलग से संविधान सभा बनाई जाएगी, इसके लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन किया जाएगा पाकिस्तान देश के लिए। ये माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान थे।
आगे होता क्या है कि माउंटबेटन योजना भी इन दंगों को रोकने में असफल हो गई। जब माउंटबेटन योजना भी इन दंगों को रोकने में असफल हुई तो ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने घबरा करके एक अधिनियम पारित कर दिया जिसको कहा जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए साहब, ब्रिटेन की संसद ने भारत शासन अधिनियम 1947 को पारित किया। भारत शासन अधिनियम 1947 को पारित किया। ये पारित हुआ था साहब 18 जुलाई 1947 में, और इसको पारित किसके द्वारा किया गया था? आपका पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा इसको पारित किया गया था। अब पार्लियामेंट ने इसको क्यों पारित किया, इसको जरा पहले थोड़ा सा आप समझ लें। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पार्लियामेंट ही क्यों पारित कर रही है, भाई देश हमारा आजाद हो रहा है तो पार्लियामेंट क्यों कर रही है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। देखो साहब, आप सबको एक बात पता है कि 1857 की एक महान क्रांति हुई। इस 1857 की क्रांति से पहले भारत की स्थिति क्या थी कि भारत पर कंपनी का शासन चलता था। कंपनी ही अपने स्तर से कानून का निर्माण करती थी, मगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसको इन कानून बनाने का अधिकार पहले ही दे चुकी थी। तो यहाँ पर साहब आपका कंपनी का शासन था। अब होता क्या है कि साहब इसके बाद जब ये 57 की क्रांति हो गई, पूरी तरीके से भारत का इतिहास बदल गया, और इतिहास बदलने के बाद ताज का शासन प्रारंभ हो गया। ताज का मतलब ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो भी गद्दी पर बैठेगा उसका शासन प्रारंभ हो गया था। अब इस ताज का शासन प्रारंभ करने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसको कहा जाता है साहब आपका भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 इसको पारित किया गया था। अब ये पारित हुआ था साहब 1 नवंबर सन 1858 में। इस 1 नवंबर 1858 के अधिनियम में ये कहा गया था कि अब आगे से जितने भी कानून बनेंगे वो कानून ब्रिटेन की महारानी के द्वारा बनाए जाएंगे, और ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक अटूट अंग है। देखिए साहब, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट जरा समझ ले। जैसे साहब हमारे देश में संसद है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी साहब आपके 2 सदन हैं। जैसे पहला वाला सदन हो गया जिसका नाम है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरा वाला जो सदन है, इस सदन का नाम है साहब आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, और तीसरा वहां पर कौन है साहब? आपकी महारानी है। वहां पर महारानी तीसरा अंग है साहब। अब वहां पर महारानी, अगर महारानी गद्दी पर बैठी तो महारानी, और गद्दी पर अगर महाराजा बैठा है तो साहब वहां का महाराजा। होता क्या है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है वैसे ही वहां पर महारानी है। अब जितने भी कानून बनेंगे वो हमारे देश में इस अधिनियम के लागू होने के बाद वो जो कानून बनेंगे वो कानून कहां से बनेंगे साहब? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उन कानूनों को लागू कहां पर कराया जाएगा? भारत में लागू कराया जाएगा। तो हमारे देश को आजादी दिलवाने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किया था वो था साहब भारत शासन अधिनियम 1947। 18 जुलाई 1947 में ये कानून पारित हुआ था। अब इस कानून के पारित होने के बाद सबसे पहली महत्वपूर्ण घोषणा क्या हुई? सबसे पहली महत्वपूर्ण घोषणा यह हुई कि साहब 14 अगस्त सन 1947 में पाकिस्तान को आजादी दे दी गई। पाकिस्तान नाम का साहब आपका ये देश आजाद हो गया। और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा क्या हुई कि साहब 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिल गई। साहब भारत क्या हो गया? आपका आजाद देश बन गया। अब इस अधिनियम में अगली एक महत्वपूर्ण बात क्या की गई? सर रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा भी करना है। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? मैं इसको लिख भी देता हूं। सर रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। अध्यक्षता में समिति का गठन। अब यह समिति क्या थी? इसको काम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। भारत और पाक का विभाजन करना, भारत पाक का बंटवारा करना, इस समिति का काम था साहब इसका बंटवारा करना। तीसरा महत्वपूर्ण काम इस भारत शासन अधिनियम 1947 में क्या था?
वो तीसरा महत्वपूर्ण काम ये था कि इस भारत शासन अधिनियम 1947 में ये कहा गया कि संविधान सभा को 3 प्रकार के अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब ये 3 प्रकार के अधिकार क्या थे साहब? पहला अधिकार संविधान सभा को यह दिया गया कि संविधान सभा के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, जो भी कानून संविधान सभा बनाएगी, उन कानूनों को संविधान सभा चाहे तो बदल सकती है और चाहे तो उन कानूनों को समाप्त भी कर सकती है। साथ के साथ इस संविधान सभा को दूसरा अधिकार क्या दिया गया? दूसरा अधिकार दिया गया कि संविधान सभा एक विधायिका के तौर पर भी काम करेगी। संविधान सभा के तौर पर तो काम करेगी, एक विधायिका के तौर पर भी काम करेगी। विधायिका क्या होती है साहब? कानून बनाने वाली संस्था। आज की तारीख में संसद है, तो उस समय पर कहा गया कि संविधान सभा ही एक विधायिका होगी, यानी कि आज की जो संसद है उस समय पर संविधान सभा को ही संसद बना दिया गया कि यही एक विधायिका के तौर पर काम करेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण काम ये किया गया, चूंकि पाकिस्तान नाम का देश बन चुका है, इसलिए जो हमारी संविधान सभा है, इस संविधान सभा का विभाजन भी किया जाएगा। तो संविधान सभा के विभाजन करने की जो घोषणा थी, ये घोषणा भी इस भारत शासन अधिनियम 1947 में दी गई थी। कहानी आगे की क्या है, अभी चर्चा करते हैं। देखिए साहब, संविधान सभा का पहला काम कानून को बदल सकती है और साथ के साथ समाप्त कर सकती है। दूसरा काम वह विधायिका के तौर पर काम करेगी और तीसरा साहब वो संविधान सभा का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर काम करती थी, जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर काम करती थी, तो ऐसे समय पर इस संविधान सभा की जो अध्यक्षता थी, वो अध्यक्षता की जाती थी साहब आपके जीबी मालवंकर के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे साहब? जीबी मालवंकर इनका नाम था साहब, ध्यान रखना। और जब ये संविधान सभा के तौर पर काम करती थी, उस समय पर साहब इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगली कहानी समझेंगे साहब। अगली कहानी क्या है कि संविधान सभा का विभाजन हुआ। संविधान सभा का विभाजन किस प्रकार से हुआ था, जरा ध्यान देना है। एक सवाल यहां से कई बार आ चुका है कि कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से 90 सदस्य चले गए साहब आपके पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान के पास जब 90 सदस्य चले गए तो भारत के हिस्से में आए थे 299 सदस्य। 299 सदस्य भारत के हिस्से में आए। ये पेपर में सवाल कई बार आ चुका है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत के हिस्से में कितने सदस्य आए? 299 सदस्य भारत के हिस्से में आए थे। इसके बाद साहब आपको मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर बताई थी कि उस समय पर भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक था साहब आपका ब्रिटिश भारत, और दूसरे वाला भाग जो कहलाता था, जिसको कहा जाता था आपका देसी रियासत कहा जाता था, देसी रियासत। तो ब्रिटिश भारत में कुल मिलाकर के आपने देखे थे 296 सदस्य थे, और देसी रियासतों से साहब आपके 93 सदस्य थे। इन 93 सदस्यों में से 23 सदस्य चले गए साहब आपके पाकिस्तान के पास, और भारत के हिस्से में आए थे साहब आपके मात्र 70 सदस्य भारत के हिस्से में आए। ये इस बात पर भी एक स्टार लगेगा, जरा ध्यान रखना है। कभी पेपर में सवाल आ जाए कि साहब भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत के हिस्से में कितने सदस्य आए? 70 सदस्य आए थे। और ब्रिटिश भारत से अगर देखा जाए तो साहब ब्रिटिश भारत से 67 सदस्य तो चले गए साहब पाकिस्तान के पास, और भारत के हिस्से में कितने सदस्य बचे साहब आपके? 229 सदस्य बचे। ये भी आपको ध्यान रखना है, 229 सदस्य। आगे फर्दर मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि साहब 296 को हमने कल की क्लास में फिर से 2 भागों में बांटा था। एक भाग को नाम दिया गया था ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे को नाम दिया गया था साहब आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। मैंने बताया था ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे। 292 सदस्यों में से 66 सदस्य चले गए साहब आपके पाकिस्तान के पास। भारत के हिस्से में जो आए वो साहब आपके 228 सदस्य भारत के हिस्से में आए थे। आपको मैंने बताया था 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 में से 1 चला गया था साहब आपका पाकिस्तान के पास, और भारत के हिस्से में कितने आए साहब आपके? 3 आए थे। एक कौन सा था? वो आपका बलूचिस्तान था। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे की चर्चा अगली क्लास में कर।